हिमानी और शेफाली दोनों सगी बहनें थी, लेकिन वहीं जहाँ हिमानी काली थी तो वहीं शेफाली दूध की तरह गोरी थी। लेकिन हिमानी कभी भी अपनी बहन शेफाली से नहीं जलती थी। एक दिन की बात है। शेफाली, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ में शॉपिंग पर चलते हैं और बहुत सारा सामान खरीद कर लाएंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर कभी भी नहीं जाना। जब भी मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाती हूँ, सब लोग मुझे ऐसे घूर कर देखते हैं जैसे मैं किसी जानवर के साथ चल रही हूँ। तुम्हें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए शेफाली, तुम मेरी बहन हो, तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं काली हूँ तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगी? मैं तुम्हारा क्या मजाक उड़ाऊंगी? तुम्हारा मजाक तो किस्मत ने उड़ाया है, तुम्हें इतना काला बनाकर। तुम्हारे साथ चलती हूँ तो लोग मेरे ऊपर भी हंसते हैं। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर कहीं नहीं जाने वाली, और वैसे भी मुझे अब मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। हटो अब यहाँ से। शेफाली अब अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, तो वहीं हिमानी को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसकी बातों को दिल से नहीं लगाती। और कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन सिर्फ मेरे रंग रूप की वजह से मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती तो मैं अकेले ही शॉपिंग पर चली जाऊंगी। इस तरह अब हिमानी शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है और वहां से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े देखने लगती है कि तभी एक औरत ने उसे देखकर कहा, कुछ लोग तो इतने काले होते हैं कि किसी भी रंग के कपड़े पहन ले फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन पर कोई रंग जचता ही नहीं है। हिमानी ने ये सुन लिया था, लेकिन वो सुबह ही अपनी बहन से अपने काले रंग को लेकर सुन चुकी थी, इसलिए वो किसी अनजान औरतों से बहस नहीं करना चाहती थी। वो शॉपिंग करने के बाद आइसक्रीम खाती हुई रास्ते पर चल रही होती है। तभी उसे वरुण नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। अब हिमानी से सब्र नहीं होता और वो उसके पास जाकर कहती है, तुम लोगों ने खुद को समझा क्या है? दुनिया में दो ही रंग है, काला और गोरा। अरे जब गोरे रंग को तुम इतना कुछ मानते हो तो काले रंग को क्यों कुछ नहीं मानते? बस मैं काली हूँ इसलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आते इस तरह किसी का मजाक बनाते हुए? अरे मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मुझे जीने का हक नहीं है? पहले मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं तुम्हारे रंग को देखकर नहीं हंस रहा हूँ। ये जो तुम आइसक्रीम खा रही हो ये तुम्हारे पूरे चेहरे पर लगी है, इसलिए हंस रहा हूँ। उसकी बात सुनकर हिमानी अब अपने फोन के कैमरे में खुद की शक्ल देखती है, तो उसके चेहरे पर सच में आइसक्रीम लगी हुई थी। पर हिमानी ने वरुण को काफी सुना दिया था, इसलिए वो वरुण से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आप मेरे काले रंग को देखकर हंस रहे हैं। आज सुबह से ही मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, आपने मुझे अनजाने में भी डांटा, इसलिए मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन इसका हर्जाना तो आपको भरना ही पड़ेगा। और वो क्या है? एक कप कॉफी आपको मेरे साथ पीनी होगी। वरुण की बात सुनकर हिमानी मुस्कुराती है और वो उसके साथ कॉफी पीने के लिए चली जाती है। ऐसे ही अब वरुण और हिमानी की दोस्ती अच्छी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन हिमानी और शेफाली की माँ संध्या ने बताया कि उनके लिए रिश्ता आने वाला है। शाम के समय हिमानी और शेफाली अच्छे से तैयार हो गई। तभी माधुरी और वरुण उनके घर आए। दरअसल माधवी मॉल में शॉपिंग कर रही थी और वरुण मॉल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों माँ बेटे थे और दोनों की मुलाकात हिमानी से हो चुकी थी। माधुरी ने जैसे ही हिमानी को देखा तो कहने लगी, माफ करना भाई साहब, इतनी काली लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते, इसलिए हमें शेफाली पसंद है। देखिए, आपको जो बेटी पसंद है आप उससे अपने बेटे की शादी करवा सकते हैं, लेकिन कृपा करके मेरी दूसरी बेटी की बुराई मत कीजिए। मेरी दोनों ही बेटियों में अपनी अपनी खूबियां है और सिर्फ रंग की वजह से मैंने उनमें कभी भेदभाव नहीं किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी यही करें। माफ करना बहन जी, मैं सीधी बात मुंह पर बोलने की आदत रखती हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया। तो फिर मैं अपने बेटे वरुण का रिश्ता शेफाली के साथ पक्का समझूं? रुक जाइए माँ, मुझे शेफाली नहीं बल्कि हिमानी पसंद है। मैं उससे मॉल के बाहर मिल चुका हूँ, मैंने उसके साथ कॉफी भी पी है और हमने साथ भी समय बिताया है, और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि वो मेरे लिए सबसे सही जीवन साथी होगी। तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? इतनी काली लड़की से तू कैसे शादी कर सकता है? बच्चे कितने काले होंगे तेरे, और तो और लोग हंसेंगे हम पर। लोग हंसते हैं तो हंस लेने दीजिए, लेकिन मैं हिमानी के साथ ही खुश हूँ और उसी से शादी करूंगा। अब वरुण की जिद के आगे माधवी को हार माननी पड़ती है और माधवी अब वरुण का रिश्ता हिमानी से पक्का कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और हिमानी शादी के जोड़े में तैयार थी।
शेफाली उसके पास आई और कहने लगी, क्या बढ़िया नसीब है ना तेरा। वरुण जैसा अमीर खानदान का लड़का तेरा पति बन गया है और तू दुल्हन के जोड़े में भी नौकरानी जैसी नजर आ रही है। चलो अच्छा है, वैसे भी मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो किसी लड़के के साथ लिविंग में बिना शादी के रहना चाहती हूँ। आज तो मेरी शादी है, कम से कम आज के दिन तो मुझे बख्श दे। मुझे उल्टा सीधा मत बोल, आखिर मैं तेरी बहन हूँ। बहन? माय फुट। बाय द वे, आज तो तुम वरुण से शादी कर रही हो, लेकिन देखना तो उससे शादी करके ज्यादा पछताएगी, क्योंकि वरुण की माँ को मैं पसंद थी, वो कभी भी तुझे नहीं अपनाएगी। इतना बोलकर शेफाली वहां से चली जाती है और हिमानी के मन में भी यही बातें घूमने लगती है कि वरुण की माँ माधवी उसे कभी नहीं अपनाएगी। अब हिमानी शादी करके अपने ससुराल में सेटल हो जाती है और एक दिन माधवी ने हिमानी से कहा, सुनो बहू, आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है तुम्हें देखने के लिए। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी और उन लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना भी बना दूंगी। मेरी बात को पहले पूरी सुन लो बहू, तुझे उन लोगों के सामने नहीं आना है। मैं बोल दूंगी कि तू मायके गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी काली बहू को देखे। उन्होंने शादी में आना मिस कर दिया था। जितने कम लोगों को तेरे बारे में पता चले उतना अच्छा होगा। माधवी की बातें सुनकर हिमानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बात को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब वरुण भी हिमानी से कटा कटा रहा करता। एक दिन की बात है, वरुण ने हिमानी से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए शेफाली को यहाँ पर बुला लो। तुम भी यहाँ घर पर अकेली बोर हो जाती हो, इसी बहाने वो यहाँ आकर घूम भी लेगी और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। हिमानी वरुण की बात मानकर शेफाली को घर बुला लेती है। शेफाली भी अब वरुण से ज्यादातर चिपकी रहती और उसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करती। माधवी को तो शेफाली पहले से ही पसंद थी, पर ये सब देखकर हिमानी को बहुत बुरा लगता। उसे वरुण के लिए इनसिक्योरिटी होने लगती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब शेफाली वरुण के पास जाती है। तो अगर ये शेफाली अगर कुछ दिन और इस घर में रही तो मेरे पति को हत्या लेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन हिमानी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही होती है। माधवी जागरण में गई हुई थी, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद हिमानी ने देखा कि उसका पर्स तो घर पर ही रह गया था। वो वापस आती है और जैसे ही बेडरूम की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि शेफाली वरुण की बाहों में थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। ये मैं क्या देख रही हूँ? अगर वरुण शेफाली को पसंद करते थे तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? जिसके बाद हिमानी उन दोनों की फोटोज और वीडियोस खींच लेती है। हिमानी वरुण से और शेफाली से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करती और कुछ दिनों के बाद शेफाली का जन्मदिन था और वो अपने घर जा रही थी। तभी हिमानी ने उसे रोकते हुए कहा, क्यों जा रही हो शेफाली बहन? परसों तो तुम्हारा जन्मदिन है, यहीं रुक जाओ, हम तुम्हारे जन्मदिन की दावत यहीं पर करेंगे। हाँ, जब तुम्हारी बहन इतने प्यार से कह रही है तो यहीं रुक जाओ ना शेफाली। अब शेफाली हिमानी के ससुराल में ही कुछ दिन और रुक जाती है। पूरा घर सजा हुआ था और घर में मेहमान भरे हुए थे। तभी हिमानी प्रोजेक्टर पर वरुण और शेफाली की वीडियो को प्ले कर देती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शेफाली, तुम कितनी सुंदर हो, तुम किसी अप्सरा से कम नहीं हो। जब तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो तुमने उस काली कलूटी बैंगन लूटी हिमानी से शादी ही क्यों की? इसलिए शेफाली, क्योंकि भले ही मेरी माँ उसे पसंद करती हो, पर उन्हें घरेलू लड़की चाहिए थी। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम सुंदर तो बहुत हो, पर घर नहीं संभाल पाओगी। इसीलिए मैंने हिमानी जैसी लड़की से शादी कर ली, ताकि उसे चुपचाप घर की गाय बनाकर एक रस्सी से बांधे रहूं और मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक होकर अपनी पूरी लाइफ बिता सकूं। बस तुम कभी शादी मत करना, मैं तुम्हें सारी खुशी दूंगा। अगर तुम सारी जिंदगी मेरे खर्च उठाने को तैयार हो तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? हिमानी के जाने के बाद मेरे माता पिता की सारी जायदाद तो मेरी ही है। मैं अपनी सारी जिंदगी आराम से काट लूंगी और जब तुम उस हिमानी से बोर हो जाओ तो तुम मेरे पास आ जाना, हम लोग लिविंग में रह लेंगे। ये सब कुछ देखकर शेफाली को गुस्सा आता है और कहती है, ये सब क्या है हिमानी? काली बहन ने गोरी बहन को दावत दी है या उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे यहाँ पर रोका था? मजाक तो तुमने उड़ाया है मेरा और मेरी शादी का। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुम्हें तुम्हारा वरुण, ये घर और ये दावत मुबारक हो। हिमानी वहां से जाने लगती है। तभी माधवी कहती है, बहू माना, मैं तुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि तू काली है और हर माँ की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरे बेटे की कोई गोरी बीवी आए, लेकिन यहाँ
तू नहीं, ये गलत है। इस दावत का असली मजा तो शेफाली और वरुण दोनों को ही मिलेगा। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। उसके बाद तुम्हें लिविंग में रहना है या शादी करनी है, जो मर्जी करना, लेकिन आज से तुम दोनों से अपने सारे रिश्ते मैं तोड़ रही हूँ। माँ, आप इस काली लड़की के लिए अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हैं? भूलिए मत, आप भी शेफाली को पसंद करती थीं और मैंने इज्जत करके हिमानी से शादी की ताकि आपको परमानेंट नौकरानी मिल जाए। एक औरत हमेशा बच्चा पैदा करने की मशीन या नौकरानी नहीं होती वरुण। लगता है मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई, या तू कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गया, तभी तू ऐसे कह रहा है। मेरी काली बहू की दी हुई गोरी बहन को दावत काम आ गई और मुझे भी मेरे बेटे के असली रंग पता चल गए, वरना मुझे लगता था कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है। जिसके बाद माधवी वरुण और शेफाली की एक नहीं सुनती और दोनों को घर से निकाल देती है। जब हिमानी और शेफाली की माँ को ये पता चलता है कि हिमानी के साथ शेफाली और वरुण ने क्या क्या किया, तो वो भी उन्हें अपने साथ रखने से मना कर देती है। वरुण पढ़ा लिखा था और उसके पास अच्छी डिग्री थी, इसलिए वो शेफाली को बस स्टॉप पर छोड़कर भाग जाता है। अब शेफाली को अपनी काली बहन की दावत बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि कोई भी उसे अपनाने को तैयार ही नहीं था। ये लीजिए गरम गरम रोटी और कद्दू की सब्जी। क्या माँ, आज भी आपने सब्जी और रोटी बनाई है? आप कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हो? पता है मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके घर में हर रोज कितना अच्छा अच्छा खाना बनता है। कभी राजमा चावल तो कभी छोले चावल, और कल तो मेरी सहेली मीना है ना, उसके घर पर शाही पनीर बना था। माँ, हमारे घर में ये सब कब बनेगा? पिंकी बेटा, जल्दी बनेगा। जब बनेगा ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें खिलाऊंगी। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह खाना खाओ। लता अपने हाथों से पिंकी को खाना खिलाती है और उसे लोरी गाकर सुला देती है, लेकिन लता को रात भर नींद नहीं आती। क्या हुआ लता, बार बार करवटें बदलती जा रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? पिंकी की बात बार बार दिमाग में घूम रही है। कितना समय हो गया है ना हम सभी को कुछ अच्छा खाए हुए। भगवान ने एक ही औलाद दी है, उसे भी हम ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। मन उदास मत करो लता, भगवान पर भरोसा रखो। वो इंसान को देकर भी देखता है और ना देकर भी। क्या पता वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। हमें परीक्षा में सफल होना है ताकि हम हंसी खुशी जिंदगी जिए। मनोज एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। मिलने वाले रोज की दिहाड़ी से ही मनोज को अपना घर चलाना होता था। ऐसे ही समय गुजरता है और लता हर रोज की तरह आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी लता के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से सोनम और रंजीत नाम के दो लोग निकलते हैं। दरअसल सोनम कोई और नहीं बल्कि लता की ही बहन थी। अपनी बहन को इतने समय के बाद देख लता जल्दी से सोनम के गले लग जाती है। कैसी हो तुम? कितने समय के बाद देख रही हूँ तुम्हें। आज इतने समय के बाद अपनी बहन की याद आई? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला कोई बहन को कभी भूल सकता है क्या? तुम तो जानती हो कि इन्हें कितना काम रहता है। बड़ी मुश्किल से हम वक्त निकालकर गांव में आए हैं ताकि थोड़े दिन शहर के शोर शराबे से दूर गांव में सुकून भरी जिंदगी जिए। अच्छा, वैसे यहाँ कोई आसपास कॉटेज वगैरह है क्या? क्या कॉटेज? लेकिन कॉटेज क्यों? अब हम इतने दिन गांव में रहेंगे तो यूँ गाड़ी में तो नहीं घूम सकते 24 घंटे, इसलिए आते हुए हम रास्ते में कॉटेज देख रहे थे, लेकिन हमें कहीं दिखा ही नहीं। इसलिए सोचा कि पहले आकर तुमसे मिले, फिर आराम से कॉटेज देखेंगे। इतने समय के बाद बहन के घर आई हो और कॉटेज में रुकने की बात कर रही हो। जितने दिन भी आप लोग इस गाँव में रहोगे हमारे साथ रुकोगे। हम वैसे बिना बुलाए आए हैं, तुम्हें परेशानी हो सकती है। परेशानी कैसे? भला बहन के रुकने से भी क्या एक बहन को परेशानी हो सकती है? आप अब जल्दी से अंदर चलिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। लता अपनी बहन सोनम और उसके पति रंजीत को घर के अंदर लेकर आती है और घर में रखे थोड़े से दूध से उन दोनों के लिए गरम गरम चाय बना देती है। थोड़ी देर में काम से मनोज भी लौट आता है और सबसे मिलता है। अगर आपको आज कुछ पैसे मिले हैं तो जाकर थोड़ा राशन ले आइए, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। सोनम, उसके पति और बच्चे की हमें अच्छे से मेहमान नवाजी करनी होगी। लता, हर रोज की तरह आज भी मुझे बस 50 रुपए ही मिले हैं। इसमें तो कुछ आने से रहा। एक काम करता हूँ, सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। लेकिन वो सेठ तो काफी ब्याज लगाता है ना, पर करे क्या? अगर पैसे नहीं लेंगे तो मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करेंगे?
मनोज अपने गांव के सबसे अमीर सेठ से थोड़े से पैसे उधार लेकर आता है, जिससे आज लता काफी समय के बाद घर में कुछ अच्छा खाना बनाती है। अरे बात सोना, तुम्हारी बहन तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है। आप सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि अपना एक छोटा सा ही सही लेकिन ढाबा खोल दे, लेकिन इसे कहाँ मेरी बात माननी है। अब आप लोग बात ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। मनोज जो सेठ से पैसे उधार मांग कर लाया था, उसमें 3 से 4 दिन ये लोग आराम से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने घर आए मेहमानों की खूब अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन आज इनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। सुनिए जी, अब क्या करें? हम सेठ से जो पैसे उधार मांगकर अपना राशन लाए थे, अब वो भी खत्म हो गया है। लेकिन ये लोग तो अभी यहाँ कुछ दिन और रहेंगे। मैं काम करता हूँ, सेठ से कुछ और पैसे उधार लेकर आता हूँ। मनोज एक बार फिर से उस सेठ से थोड़े ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार मांग कर आता है, जिससे अब लता अपने घर आए मेहमानों के लिए पकवान बनाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। कार्तिक बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज तो मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है। क्या तुम्हें आलू गोभी नहीं पसंद? नहीं मौसी, मुझे आलू गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो पनीर की सब्जी पसंद है। माँ, मौसी से कहकर मेरे लिए पनीर बनवाइए ना। कार्तिक, चुपचाप से जो बना है वो खा लो। आजकल तुम्हारी फरमाइश कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? रहने दो ना, बच्चा है, इस उम्र में जिद नहीं करेगा तो क्या तुम्हारी मेरी उम्र में जिद करेगा? लेकिन आजकल कुछ ज्यादा जिद करने लगा है ये। जो बना है चुपचाप से खा ले। कार्तिक बेटा, तुम्हें आलू गोभी की सब्जी पसंद नहीं है ना? कोई बात नहीं, तुम अभी खा लो। मैं रात में तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद पनीर की सब्जी बनाऊंगी। पनीर की सब्जी का नाम सुन कार्तिक काफी खुश होता है। लता आए दिन अपने घर आए मेहमानों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए उनके हिसाब से खाना बनाती थी, जिसके चलते मनोज जो दूसरी बार सेठ से पैसे उधार लेकर आया था, वो भी अब खत्म हो गए थे। क्या करे ललिता, अब तो मैं सेठ से पैसे भी उधार नहीं मांग सकता। अगर तीसरी बार पैसे उधार मांगने गया तो वो मेरी गर्दन ही पकड़ लेगा, कहेगा पहले पुराना उधार चुका फिर आगे के पैसे मिलेंगे। अब क्या करे? घर आए मेहमानों को देख लता अब काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी कि तभी लता की नजर उसके मंगलसूत्र पर जाती है, जिसे देख लता मंगलसूत्र निकालकर मनोज को दे देती है। अरे लता, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे अपना मंगलसूत्र निकाल कर क्यों दे दिया? क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आप इसे गिरवी रख दीजिए और जो भी पैसे मिले उसे घर ले आइए। अगर मेहमानों को पता चल गया कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला सके, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया था, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। सारा कसूर तो मेरा है। अगर मैं अच्छी जगह नौकरी करके 4 पैसे ज्यादा कमाता तो आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मनोज अपनी पत्नी लता के मंगलसूत्रों को गिरवी रख उससे मिलने वाले पैसों से घर का राशन ले आता है। लता हर रोज की तरह चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी सोनम की नजर लता के गले पर जाती है। अरे लता, तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना क्या? तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? कल तक तो तुमने पहन रखा था। मंगलसूत्र का हुक टूट गया था तो उनके हाथ से सुनार के यहाँ भिजवाया है। 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। अच्छा बताओ, कार्तिक आलू के पराठे खाता है या गोभी के? जो भी खाता है मैं वो बना देती हूँ। दोनों पति पत्नी अपने घर आए मेहमानों की मेहमान नवाजी करने में जरा सी भी कमी नहीं करते। पहले जहाँ ये लोग लोगों से पैसे उधार ले रहे थे, वहीं अब इन्हें अपनी चीज भी गिरवी रख पैसे लेना पड़ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मनोज हर रोज की तरह अपने दिहाड़ी के काम से घर लौट रहा होता है कि तभी मनोज को वही सेठ मिलता है, जिससे मनोज ने काफी सारे पैसे उधार ले रखे थे। अरे ओ मनोज, पैसे लेने के लिए तो मेरे घर के बाहर इतने चक्कर लगाता था, लेकिन आज जब पैसे देने की बारी आई है तो तू गायब ही हो गया है। पैसे देने का इरादा है या नहीं? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मनोज सेठ को इतना कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन मनोज और सेठ की सारी बातें रंजीत सुन लेता है। वहीं मनोज जैसे ही घर आता है, सुनार को मंगलसूत्र गिरवी रखकर जो पैसे मिले थे अब वो भी लगभग खत्म हो गए हैं। अब हम आगे के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? वही तो सोचकर परेशान हो रहा हूँ। ऊपर से आज वो सेठ भी मिल गया था, अपने पैसे मांग रहा था। मनोज और लता की सारी बातें इस बार सोनम सुन लेती है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अपनी सुनाई हुई बात बताते हैं।
सोनम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बहन और जीजा इस तरह गरीबी में रह रहे हैं। हम इतने दिन यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी में जरा सी कमी नहीं होने दी, और ना ही हमें यह एहसास होने दिया कि वो कितनी परेशानी में है। मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। अगर पता होता तो मैं यहाँ आपको क्यों लेकर आती। खैर, जो होना था सो हो गया। अब हमें इन लोगों की मदद करनी होगी। मैं इन लोगों को इस तरह से इन हालात में और नहीं देख सकता। रंजीत सबसे पहले सेठ के पास जाकर मनोज के द्वारा उधार लिए हुए पैसे चुका देता है। वहीं सुनार की दुकान पर जाकर लता का गिरवी मंगलसूत्र छुड़वाकर सोनम को दे देता है, जिसके बाद सोनम लता का मंगलसूत्र उसके पास लेकर जाती है, जिसे देख लता कहती है, ये तो मेरा मंगलसूत्र है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया। तुम्हें क्या लगा तुम अपना मंगलसूत्र गिरवी रखोगी और जीजाजी लोगों से उधार मांगकर पैसे लाएंगे तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अरे पगली, तूने हमें अपने हालातों के बारे में बताया क्यों नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आज इन्होंने जीजाजी की और उस सेठ को आपस में बात करते हुए देख लिया था, और मैंने भी तुम लोगों की बात सुन ली, वरना हम तो कभी जान ही नहीं पाते कि तुम लोग कितनी परेशानी में हो। सोनम, तुम लोग मेहमान हो हमारे, और मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ, और बहनों में भला कैसी मेहमान नवाजी। ये लो, अब अपना मंगलसूत्र पहनो और कभी इसे मत उतारना। गरीब परिवार को अपने लिए इतना करता देख सोनम का पति रंजीत लता के पति मनोज को अपने साथ अब अपने काम में बुला लेता है और काफी अच्छी तनख्वाह भी देता है, जिसके चलते अब धीरे धीरे मनोज के हालात बदलने लगते हैं। वहीं अब दोनों माता पिता मिलकर अपनी इकलौती बेटी को भी अच्छी जिंदगी देते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।